नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हीरे की पहचान पार्ट 2। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे समझाने पर उन्होंने यह कहा कि उन्हें मेरी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है, वे वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा। ओह! राजमाता चिंता में डूब गई। उन्हें चिंता में पड़े देखकर मैंने कहा, राजमाता चिंता न करें, महाराज को सही राह पर लाने के लिए कुछ समय लगेगा, इसलिए इतनी शीघ्र उन्हें कैसे बदला जा सकता है। विश्वास करें, मैं महाराज को सही गलत का भाव करा के ही रहूंगा। करण सिंह, भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता प्रदान करे, कहकर राजमाता ने गहरी सांस ली। इधर विशाल भोज को चलते चलते पूरे 9 दिन बीत गए। मुफ्तखोर व आलसी आदमी भर पेट खाना खाकर सारे दिन शिविरों में आराम फरमाते। यह देखकर राजमाता मन ही मन कुढ़ती रहती, भगवान तू त्रिभुवन सिंह को सुबुद्धि दे ताकि वह राज के धन का इस प्रकार अपव्यय न करे। उसी रात राजमाता ने फिर मुझे बुलाया, करण सिंह कुछ करो, राज के धन का ऐसा अपव्यय मुझसे और नहीं देखा जाता। इस बेकार के विशाल भोज को रोकने का कोई उपाय करो। ठीक है राजमाता, मैं आज ही महाराज से इस विषय में बात करता हूँ। अगले दिन प्रातः ही मैं त्रिभुवन सिंह के राजमहल पहुंचा। महाराज, आज भोज का 10वां और अंतिम दिन है। आज आपको सबसे बड़े मूर्ख व सबसे बड़े आलसी का चयन करना है। करण सिंह जी, यह सब तो करना ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे बड़े मूर्ख व सबसे बड़े आलसी को इतने लोगों की भीड़ से कैसे छांटे। इसका उपाय मैं आपको बता सकता हूँ महाराज। तो जल्दी बताओ ना वह उपाय करण सिंह जी। तो सुनिए महाराज, जिन शिविरों में मूर्ख व आलसी लोग ठहरे हुए हैं, उन शिविरों में आज की रात आग लगवा दीजिए। आग? हाँ महाराज, आग। आग लगेगी तो शिविरों में से नकली मुफ्तखोर मूर्ख व नकली आलसी भाग जाएंगे। असली मूर्ख और असली आलसी जलते शिविरों में से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होना है महाराज? जो सचमुच के मूर्ख व आलसी होंगे वे किसी भी हालत में शिविरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तब आप आसानी से सबसे बड़े मूर्ख की पहचान कर सकेंगे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो करण सिंह जी, आज की रात हम ऐसा ही करेंगे। महाराज, आपको क्या पता, शिविरों में आग लगते ही शिविरों में एक भी आलसी व मूर्ख नहीं रहेगा। सब के सब 9-2-11 हो जाएंगे। उसी रात को त्रिभुवन सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन पंडालों में आग लगा दो। सैनिकों ने तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन किया। जाड़े का मौसम, रात का वक्त और तेज चलती हवा, शीघ्र ही आग की लपटें सारे शिविरों में फैलने लगी। पंडालों को आग की लपेट में देखकर उसमें ठहरे मूर्ख व आलसी भय से चिल्ला उठे, आग आग, जल्दी से बाहर की ओर भागो, वरना इस आग में सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। अगले ही पल वे सब बाहर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, ये जितने भी लोग आग से डरकर भाग रहे हैं, झूठ मूठी मूर्ख व आलसी बने यहाँ रहकर 10 दिन से राज के भोज का आनंद ले रहे थे। तुम ठीक कह रहे हो करण सिंह जी, ये मूर्ख होते तो इन्हें अपने प्राण बचाने की अक्लमंदी न सूझती, और यदि ये आलसी होते तो इस प्रकार भागने की चेष्टा न करते, आलस के मारे पंडालों में ही पड़े रहते। कुछ देर बाद जब पंडालों से लोग बाहर निकलने बंद हो गए, तो आइए महाराज, अब पंडालों के पास चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है। पंडाल में कोई मूर्ख या आलसी बचा है या नहीं। चलिए करण सिंह जी। हम दोनों जलते हुए पंडालों के समीप पहुंचे। तभी पंडाल में से आवाज आई, जाने किसी भले आदमी ने पंडालों में आग लगाई है। जाड़े की ठिठुरती रात में कितनी सुखद गर्मी शरीर को मिल रही है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। तभी किसी दूसरे मनुष्य की आवाज आई, कोई आकर मेरे मुंह पर से रजाई उठा देता तो मैं अपनी आंखों से देख लेता कि यह गर्मी कहाँ से आ रही है। तभी खीस से भरा तीसरा स्वर मेरे और त्रिभुवन सिंह के कानों में पड़ा, आह, क्या चपर चपर लगा रखी है तुम दोनों ने। क्या इतना बोलने में तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है? भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे चैन की नींद सोने दो। 3 मनुष्यों का वार्तालाप सुनकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, आपकी तलाश पूरी हुई। इन पंडालों में 3 मूर्ख व आलसी पड़े हुए हैं। इससे पहले कि ये तीनों आग में जलकर भस्म हो जाएं, इन्हें फौरन पंडाल से बाहर निकलवाइए। त्रिभुवन सिंह ने फौरन सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस जलते हुए पंडाल में घुस जाओ और पंडाल में लेटे तीनों आदमियों को बाहर घसीट लाओ। आदेश पाते ही सैनिक
जलते हुए पंडालों में घुस गए। कुछ देर बाद ही वे आग से झुलसे 3 आदमियों को घसीटते हुए पंडाल से बाहर निकले। ओह, यह तीनों तो बुरी तरह जल गए हैं। सैनिकों ने जले हुए तीनों मनुष्यों को त्रिभुवन सिंह के सामने लाकर डाल दिया। कुछ देर पहले क्या तुम तीनों ही आपस में वार्तालाप कर रहे थे? हाँ महाराज। भयंकर रूप से जले तीनों मनुष्यों के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले कि अगले ही पल उनकी गर्दन लुढ़क गई। यह देखकर, ओह, यह तीनों तो मर गए। महाराज, वास्तव में ये ही तीनों महामूर्ख और महाआलसी थे। मुझे राजमाता गायत्री देवी ने महल में अगली सुबह ही बुलवाया। करण सिंह, बड़े दुख की बात है कि 3 आदमी पंडाल में जलकर मर गए। राजमाता, उन तीनों की मृत्यु पर दुखी न हो, वे तीनों थे ही इसी लायक। मूर्ख और आलसी आदमियों का मर जाना ही बेहतर है। यदि वे तीनों बच जाते तो महाराज उन्हें पुरस्कार में बहुत बड़ी धनराशि देते, जिससे खजाने का बहुत सारा धन मूर्ख व आलसियों के हाथों में चला जाता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो करण सिंह। राजा नरसिंह को इतनी बात बताने के पश्चात करण सिंह चुप हो गया। ओह करण सिंह जी, तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि त्रिभुवनपुर के राजा त्रिभुवन सिंह बहुत ही मूर्ख राजा हैं। तुमने त्रिभुवन सिंह के बारे में मूर्खता भरी बातें बताई, पर इससे यह पता नहीं चलता है कि त्रिभुवन सिंह तुमसे नाराज होकर तुम्हारे प्राणों की प्यासी क्यों हो गए। राजन, अब मैं आपको वह घटना सुनाता हूँ जिसके कारण त्रिभुवन सिंह मुझसे नाराज हो गए थे और जिसके फलस्वरूप उन्होंने मुझे कारागार में डाल दिया था। राजन, एक दिन जब मैं त्रिभुवन सिंह के पास दरबार में बैठा था, तब एक दुबला पतला सा आदमी दरबार में आया। महाराज, मेरा नाम कृतवर्मा है। मैं हरिपुर राज्य का रहने वाला हूँ। मैं आपके राज के सलाहकार करण सिंह से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। सुना है करण सिंह जी बहुत नामी पहलवान हैं। क्या कह रहे हो तुम कृतवर्मा? कहाँ तुम, कहाँ करण सिंह जी? शायद तुम करण सिंह जी से अपनी कलाई भी ना छुड़ा सको। हराना तो दूर की बात है। महाराज, मैं भी करण सिंह जी से कोई कम नहीं हूँ। बस एक बार अपनी अनुमति दे दें ताकि मैं आपके समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं। भला कैसे हम तुम्हें ओखली में सिर देने की अनुमति दे सकते हैं? करण सिंह जी से कुश्ती लड़कर बेमौत क्यों करना चाहते हो कृतवर्मा? महाराज, आज तक आपने ताकत का चमत्कार ही देखा होगा। मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं करण सिंह जी को कुश्ती में हरा दूंगा। एक बार, बस एक बार आप मुझे अवसर दीजिए, फिर देखिए मेरी कला का कमाल। कृतवर्मा की जोश भरी चुनौती सुनकर त्रिभुवन सिंह ने मेरी ओर देखा। करण सिंह जी, क्या तुम्हें कृतवर्मा की चुनौती स्वीकार है? मुझे कृतवर्मा जी की चुनौती स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है महाराज। तब त्रिभुवन सिंह ने कृतवर्मा से कहा, ठीक है कृतवर्मा, कल सुबह को शाही अखाड़े में तुम्हारी और करण सिंह जी की कुश्ती होगी। मुझे मंजूर है महाराज। इतना कहकर कृतवर्मा दरबार से निकल गया। अगले दिन सुबह निश्चित समय पर हजारों दर्शकों की भीड़ शाही अखाड़े में जमा हो गई। ठीक समय पर त्रिभुवन सिंह वहां पधारे और अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब मैं और कृतवर्मा कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरे। यह देखकर दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। कहाँ करण सिंह जैसा वरिष्ठ पहलवान और कहाँ ये कागजी पहलवान कृतवर्मा। यह जोड़ी तो बेमेल है। क्यों परेशान होते हो भाई? आखिर कुछ सोच समझकर ही महाराज ने यह कुश्ती तय की होगी। जितने मुंह उतनी बातें। मैं इन बातों पर मुस्कुराता आगे बढ़ा। आगे बढ़कर मैंने और कृतवर्मा ने हाथ मिलाए। तत्पश्चात मैं और कृतवर्मा कुश्ती के लिए भिड़ गए। अगले ही पल, अरे यह क्या? करण सिंह जी को कमजोर कृतवर्मा ने पटकनी लगा दी है। मुझे चारों खाने चित देखकर त्रिभुवन सिंह की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? कृतवर्मा बलिष्ठ करण सिंह को कैसे पटकनी लगा सकता है? कृतवर्मा विजयी मुद्रा में उसके पास आकर बोला, महाराज, करण सिंह जी को मैंने हरा दिया है। कृतवर्मा, हमें यकीन तो नहीं आ रहा है, पर सच को झुठला भी कैसे सकते हैं? तत्पश्चात कृतवर्मा को बहुत साधन और बहुमूल्य उपहार त्रिभुवन सिंह ने दिए। राजमहल में लौटकर त्रिभुवन सिंह ने मुझसे पूछा, करण सिंह जी, तुम तो बहुत नामी पहलवान रहे हो। यकीन नहीं होता तुम उस कमजोर कृतवर्मा से कुश्ती में कैसे हार गए। मैंने विनम्रता से उसकी बात का जवाब दिया, महाराज, कृतवर्मा कमजोर बेशक था, उसे कुश्ती के सही दाव पेश आते थे। वह कुश्ती की कला में होशियार था, इसलिए वह जीत गया और मैं हार गया।
त्रिभुवन सिंह को मेरी बातों का विश्वास नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारी बातों में जरूर कोई भेद है। त्रिभुवन के बार बार पूछने पर मैंने उसे बताया। महाराज, कृतवर्मा ने अखाड़े में उतरकर मुझसे हाथ मिलाकर कहा था, याद है कल की बात? कल की बात? महाराज, असल में कृतवर्मा आपके पास दरबार में आने से पहले मेरे घर आया था। वह तुम्हारे पास आया था? लेकिन क्यों? महाराज, अपनी गरीबी का रोना रोते हुए उसने मुझे बताया था कि वह अति निर्धन है। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल कई दिनों से तड़प रहे हैं। उसने मुझसे विनती की कि यदि मैं कुश्ती में उससे हार जाऊं तो राजा त्रिभुवन सिंह खुश होकर मुझे बहुत सा धन दे देंगे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे उम्र भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। महाराज, बस उसी समय मैंने तय कर लिया। मैंने अपनी बात अभी पूरी भी न की थी कि त्रिभुवन सिंह आवेश से भरकर बोला, तो तुम जानबूझकर कृतवर्मा से कुश्ती में हारे थे? हाँ महाराज। ओह, तुमने हमारी मान मर्यादा की परवाह न करते हुए दूसरे राज्य के कृतवर्मा की इस प्रकार सहायता की। और रास्ता भी हो सकता था, कम से कम इस प्रकार हमारी बदनामी तो न करवाते। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।